क्लास 12th में हम आपके साथ में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे आप जानते हैं काम कर रहे हैं। तो क्लास 12th में ये हमने कल जब हम काम कर रहे थे तो आपको याद हो कि हमने आपको प्रोटीन के थ्रू हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं उस पर काम किया था। तो हमने कुछ नेम रिएक्शंस आपको याद आ गई होंगी, हमने कल उसमें कराई थी, अभी जो आपकी क्लास हुई थी इससे पहली वाली क्लास में बहुत सारी नेम रिएक्शंस पे हम काम कर चुके थे। हमारा जो मेन मकसद होता है वो ये होता है कि हम फ्रॉम डे 1 पहले दिन से हम एक कॉन्फिडेंस शो कर पाएँ, हमें ऑर्गेनिक आती है। आपके पास में ये सेंटेंस होना चाहिए, मुझे ऑर्गेनिक आती है। तब हम ऑर्गेनिक में परफॉर्म कर सकते हैं। अगर हमारे मन में ये है कि नहीं सर मैं तो ये नहीं जानता, मैं वो नहीं, फिर ऑर्गेनिक में परफॉर्म नहीं कर सकते। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को थोड़ा सा आज की पहले पार्ट में, आज उसमें थोड़ा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म से जोड़ते हैं। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बहुत बड़ी होती है, बहुत बड़ी। अगर मैं ऑप्टिकली पढ़ाने लगूँ आपको तो 5-7 पीरियड तो ऑप्टिकली ले जाएगी और फिर भी कुछ फ़ायदा नहीं होगा। तो जैसे जैसे हम अप्लाई करते रहेंगे ऐसे ऐसे ऑप्टिकल के बारे में कुछ बताते रहेंगे। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहाँ से स्टार्ट होती है कि हमारे पास में ये एक ऑर्डिनरी लाइट है। मैं यहाँ पे लाइट नहीं पढ़ा रहा हूँ, आपको ध्यान रखिए। तो मैं यहाँ फिजिक्स नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं तो अपना उतना काम करूँगा आपके साथ में जिसकी ज़रूरत है। ये ऑर्डिनरी लाइट है। ऑर्डिनरी लाइट का मतलब है कि जो प्रोपागेशंस हैं वो सारे पॉसिबल डायरेक्शंस में, हर डायरेक्शन में। आप जानते हैं एक बल्ब में जला दूँ, यहाँ पे ऐसे बल्ब जला हुआ है, ये बल्ब है मेरे पास में, तो वो चारों तरफ को प्रकाश देता है। क्यों? क्योंकि द प्रोपागेशंस इन ऑल द पॉसिबल डायरेक्शन। इसको अगर हम एक स्पेशली डिजाइन प्रिज्म से पास कर देते हैं, दिस इज कॉल्ड ए निकोल प्रिज्म से पास करते हैं, तो ये केवल सिंगल डायरेक्शनल रह जाती है, एक ही डायरेक्शन में रह जाती है। इसको हम पीपीएल कहते हैं, दिस इज प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इस पे बेस्ड है। दोज कंपाउंड विच रोटेट पीपीएल, जो पीपीएल को, जो पीपीएल आपने पढ़ी प्लेन पोलराइज्ड लाइट, उसको रोटेट कर देते हैं। रोटेट करने का मतलब है अगर हमने कंपाउंड को के थ्रू पीपीएल को पास किया, किसी कंपाउंड के थ्रू कैसे पास करते हैं वो किसी दिन बताएंगे आपको। और ये पीपीएल या तो अपने राइट साइड में रोटेट हो गई, मतलब जहां टकरा रही थी पहले स्क्रीन पे वहां ना टकरा के नीचे टकराने लगी, या फिर ये लेफ्ट साइड में रोटेट हो गई, मतलब जहां टकरा रही थी वहां ना टकरा के ऊपर टकराने लगी। Those compounds which rotate PPL are called optically active। ऐसे कंपाउंड्स को हम ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कहते हैं। एंड इफ टू आइसोमर्स ऑफ ए कंपाउंड, किसी कंपाउंड के दो आइसोमर्स डिफर ओनली इन, डिफर कर रहे हैं ऑप्टिकल बिहेवियर, वो ऑप्टिकल बिहेवियर में डिफर कर रहे हैं। मतलब
एक ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, मतलब वो पीपीएल को रोटेट नहीं करा रहा है, एक करा रहा है, या एक राइट साइड में रोटेट करा है, एक लेफ्ट में करा रहा है, एक कम रोटेट करा रहा है, एक ज़्यादा रोटेट करा है। इफ टू आइसोमर्स ऑफ ए कंपाउंड डिफर इन, ओनली हटा देते हैं, इन ऑप्टिकल बिहेवियर, दीज आर कॉल्ड एज ऑप्टिकल आइसोमर्स। इफ टू आइसोमर्स, इसमें थोड़ा और बेहतर करें, टू स्टीरियो आइसोमर्स, दो स्टीरियो आइसोमर्स हैं एक कंपाउंड के, अगर वो ऑप्टिकल बिहेवियर में डिफर करते हैं तो उन्हें ऑप्टिकल आइसोमर्स कहते हैं। बहुत आसान सी बात है। एक राइट में रोटेट कराया तो उसे डेक्स्ट्रो रोटेटरी कह देते हैं, जिसने पीपीएल को राइट में रोटेट करा दिया, ऐसे कंपाउंड को हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी या प्लस कह देते हैं। अगर उसने पीपीएल को लेफ्ट में रोटेट करा दिया, मतलब क्या है लेफ्ट और राइट का बताएंगे कभी आपको, तो इसे लीबो रोटेटरी कहते हैं, LAEBO रोटेटरी या माइनस कहते हैं। और अगर उस में से हमने पीपीएल पास की और पीपीएल पे कोई फर्क नहीं पड़ा तो ऐसे कंपाउंड को ऑप्टिकली इनएक्टिव कहते हैं। कितनी आसान सी बात है। अब पहला क्वेश्चन बनता है कि ऐसे कौन से कंपाउंड होते हैं जो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। क्वेश्चन क्या बनना है हमारे पास में कि कौन से ऐसे कंपाउंड हैं जो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। कौन रोटेट कराते हैं, तो इसको एक अभी डेफिनेशन है जो आपको याद करनी पड़ेगी, धीरे धीरे आपको सिखाएंगे। आज ही सिखाने बैठ जाएंगे तो हम अपने जो हम मोटो लेके चले हैं उससे हम दूर पहुंच जाएंगे, क्योंकि हमारा काम ऑर्गेनिक पढ़ना है, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म पढ़ना नहीं है। इससे अप्लाई करेंगे। कौन से कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं? दोज कंपाउंड्स which do not superimpose their mirror image। वो कंपाउंड जो अपनी मिरर इमेज को सुपर इम्पोज नहीं करते। थोड़ा मुश्किल पड़ेगा, दिखा दें आपको। ये हमारे पास में लैक्टिक एसिड है, अभी सिखाएंगे आपको, चिंता ना करें, बनाना सिखाएंगे। इसकी मैंने मिरर इमेज बना दी, ये मिरर है बिल्कुल ऐसे ही, कहीं कोई बढ़वे, ऊपर CWH। भाई हम मिरर में अपने आप को देखते हैं तो ऐसे थोड़ी है जहाँ सिर होता है वहाँ पैर चमकता है, तो CWH की जगह CWH चमकेगा। ये देखिए जैसे था ऐसे। हाँ एक बात पक्की है, जो हमारे आगे की साइड है, भाई मैं अगर मिरर में ऐसे घूंसा मारूँ यूँ, तो मिरर की जो इमेज है मुझे यूँ घूंसा मारेगी, तो ये यूं आएगा, ये एक दूसरे की मिरर इमेज होगी। अब सुपरइम्पोज कैसे देखते हैं? इसको उठाया हमने ऐसे और इसके ऊपर रख दिया, तो जब ये यूं उठाया तो वर्टिकल लाइन सेम आनी चाहिए, पहले तो ऐसे उठाते हैं, धीरे धीरे सीखेंगे। तो यूं उठाया, इसके ऊपर रखा, तो CWH के ऊपर CWH, CH3 के ऊपर CH3, इसका मतलब देख सकते हैं हम। लेकिन आप देख रहे हैं OH के ऊपर H आया है, सर्टेनली सुपर इम्पोज नहीं कर रहे। ऐसे देखते हैं, धीरे धीरे सिखाएंगे आपको इसमें क्या करते हैं। तो वो कंपाउंड जो अपनी मिरर इमेज को सुपर इम्पोज नहीं करते वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। अब हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। कैसे? एक कायरल कार्बन होता है, कायरल कार्बन। अब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे जहाँ से चल रहे थे वहाँ दोबारा आ गए। एक ऐसा कार्बन, टेट्राहेड्रल कार्बन, जिसके 4 हाथ हों
और चारों हाथों पर अलग अलग चीज़ें जुड़ी हों। हम मान लेते हैं दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और ये साहब गाजियाबाद, 4 ग्रुप जुड़े हुए, वैसे ही मान लिया, चारों अलग अलग। ऐसे कार्बन को हम स्टार लगा के रिप्रेजेंट करते हैं और ये कायरल कार्बन कहलाता है। इससे एसिमेट्रिक कार्बन भी कहते हैं, कायरल भी, कुछ लोग इसको चिराल करके भी प्रोनाउंस कर देते हैं। अलग अलग दुनिया में अलग अलग प्रोनाउंसिएशन। तो दोज कंपाउंड, वो कंपाउंड्स विच हैव वन कायरल कार्बन, जिनमें एक कायरल कार्बन होता है, आर ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव। वो हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं अगर एक कायरल कार्बन, और उनके 2 आइसोमर माने जाते हैं, 2 आइसोमर। अब देखिए, उस टॉपिक से जोड़ रहे हैं जो हमने कल पढ़ रहे थे, उससे कैसे जोड़ रहे हैं देखो। ये मेरे पास प्रोपीन, इस पे कल हमने ब्रोमीन का एडिशन कराया था, Br2CCl। तो आपको याद हो ये कंपाउंड बन गया था, एडिशन हो गया ये। अब आप अगर ध्यान से देखें तो यहां एक कायरल कार्बन आ गया। कैसे? इस कार्बन के 4 हाथ, एक पे CH3 जुड़ा हुआ है, एक पे H हीरा, एक पे Br और एक पे CH2Br। तो ये जब भी बनेगा इस तरह का कंपाउंड, तो हमेशा इसके दोनों फॉर्म बनेंगी, एक प्लस वाली भी और एक माइनस वाली भी, मतलब इसकी मिरर इमेज भी बनेगी। तो अगर वो आपसे कहता है कि इन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए व्हेन ट्रीटेड विद Br2CCl4 इट फॉर्म एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, इसका मतलब जो कंपाउंड बना उसके अंदर कायरल कार्बन मौजूद है। या कंपटीशन में पूछेगा प्रोपीन को ब्रोमीन CCl4 से रिएक्ट कराऊं तो कितने प्रोडक्ट बनेंगे, कैसे बनेंगे, इस पे आपका ये बात बनेगी। आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही किसी ने आपसे कहा 2 ब्यूटीन है मेरे पास, आपने कहा ठीक है, ओके 2 ब्यूटीन है। उसने कहा इस 2 ब्यूटीन पर मैंने HBr का एडिशन करा दिया। आपने कहा ठीक है, मार्कोनी का रूल लगेगा, एक तरफ H और एक तरफ Br, ये कायरल हो गया साहब। तो कहीं ना कहीं वो आपसे पूछ लेगा कहां पे ऑप्टिकली एक्टिव बनता है, कहां पे ऑप्टिकली इनएक्टिव बनता है। इस तरह की कोई ना कोई क्वेश्चन के आपको ज़रूरत पड़ती रहेगी। मैं उम्मीद करूंगा कि कल की चीज़ भी जो कल हमने टॉपिक पढ़े थे उसमें हम बड़ी आसानी से ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को इंक्लूड कर पाए, बड़ी आसानी से, बहुत आसानी से हमने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को इंक्लूड कर दिया उसके। आगे बढ़ते हैं, कल की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। जो एरोमेटिक हैलाइड होते हैं, एराइल हैलाइड, बेंजीन पर डायरेक्टली हेलोजन जुड़ा हुआ है। एक दिन बताया था आपको एराइल हैलाइड कैसे कहते हैं, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आइडोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन। इनको अगर हमें बनाना हो, इनको प्रिपेयर करना हो किसी रिएक्शन में, तो ये कैसे प्रिपेयर होते हैं, आज की क्लास का मेन मोटो ये। एक टॉपिक तो आपको एरोमेटिक वो और सॉरी ऑप्टिकल एक्टिविटी कैसे टच करते हैं उसके साथ में वो सिखाया, और अब आपको ये सिखा रहा हूं। क्लास 11 का टॉपिक है ये भी। एक है बाई इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। डरिए नहीं, बहुत आसान। मेरा वायदा है आपसे कि
क्लास को तैयार कीजिए, धीरे 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 आप इस लेवल पे पहुंच जाएंगे। आप अभी से वैसे अपनी एनसीईआरटी के, आईआईटी के क्वेश्चन, उनमें आपको कुछ कुछ दिखाई देने लगेगा अभी से ही। और फिर एक कुछ दिन बाद ऐसा होगा कि आप एक्सपोज टू ऑल क्वेश्चन हो जाएंगे। कोई भी क्वेश्चन करिए अपने आप, बाई इलेक्ट्रोऑब्लिक सब्स्टिट्यूशन। तो ये बेंजीन है मेरे पास में। इस बेंजीन में आप जानते हैं H, 6 H लगे हुए। इन H की जगह कोई हेलोजन लगाना है। में से किसी की जगह हेलोजन लगाना है। तो उसका एक ही मेथड है, दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कैसे? आपको अगर क्लोरीन लगाना है तो Cl2 के साथ में एक ल्यूइस एसिड लेना पड़ेगा। FeCl3 ले सकते हैं, चाहो AlCl3 ले सकते हैं। बस यही मेथड है, और कोई मेथड नहीं है। तो आप कहीं भी लगा दो, क्योंकि एक ही तो लगाना है Cl, बाकी तो कहीं कुछ है ही नहीं। साइक्लिक होता है उसमें, सारे H बराबर है क्लोरोबेंजीन। यही मेथड है केवल क्लोरोबेंजीन बनाने का बेंजीन से। अब मान लो आपसे क्या करेगा, आपका स्कूल वाला क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे कि भाई बताइए, स्कूल में आपके यूटी में क्वेश्चन आ जाएगा, आपसे कहेगा वो आपसे कि साहब ये मेरे पास टोलीन है। क्या कंपाउंड है? टोलीन। इस टोलीन पर मैंने क्लोरीन सनलाइट की रिएक्शन करा दी, तो बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा? क्लोरीन ऑर्थो पे आएगी, इतना आप जानते होंगे, ऑर्थो मेटापेरा। इसके जस्ट बराबर वाली पोजीशन को ऑर्थो कहते हैं। 1-2, ऑर्थो मतलब 1-2। जैसे आप दो दोस्त एक साथ बैठे हुए हैं तो आप कहेंगे मैं और तुम ऑर्थो बैठे हुए हैं। आप 3 दोस्त पिक्चर देखने गए, ABCD, 4 दोस्त पिक्चर देखने गए कहीं, तो A और B एक दूसरे के ऑर्थो हैं, B और C एक दूसरे के ऑर्थो हैं, C और D एक दूसरे के ऑर्थो हैं, A और C एक दूसरे के मेटा हैं, एक छोड़ के एक, B और D एक दूसरे के मेटा हैं, और A और D एक दूसरे के पैरा हैं। 2 छोड़ के हो तो पैरा, 1 छोड़ के हो तो मेटा, और बराबर बराबर हो तो उसे ऑर्थो कह देते। तो उसने कहा ऑर्थो पे लगेगा क्लोरीन, या मेटा पे लगेगा क्लोरीन, या फिर पैरा पे लगेगा क्लोरीन। तो बच्चा सोचता है कि साहब CH3 ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है। आपने कहा सर ये तो नहीं लगाता क्लोरीन बेंजीन पे, इसकी औकात नहीं है। क्लोरीन सनलाइट की बेंजीन रिंग के H को हटाकर रिएक्शन कराने की औकात नहीं है। आप जानते हैं ये तो केवल तब रिएक्ट कर सकता है जब बेंजीन रिंग पे हम क्लोरीन लगती है Cl2 FeCl3 के साथ। यहां तो क्लोरीन सनलाइट डाला है, सनलाइट केवल बेंजीन के बराबर वाले बेंजाइलिक कार्बन पे लगा सकती है, और जो आंसर आएगा आपका वो ये आंसर आएगा। बेंजीन रिंग को टच करे क्लोरीन सनलाइट, ये उसकी औकात नहीं है साहब। ऐसे ही अगर हमें बेंजीन रिंग पे ब्रोमीन लगानी है तो एक ही तरीका है, ब्रोमीन आयरन, या कुछ लोग भी FeBr3 भी ले लेते हैं, लीव्स एसिड है। कैसे हुआ, कभी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की मैकेनिज्म दिखाई। और अगर आपको आयोडीन लगानी है तो आयोडीन के साथ में एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं, क्योंकि आयोडीन जो होती है रिएक्शन, ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, तो इसमें एक साथ में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं, तो बेंजीन के ऊपर आयोडोबेंजीन बन जाएगा, क्योंकि ये रिएक्शन रिवर्सिबल होती है। वाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अगर कोई आपसे पूछे तो बेंजीन पे आपने आयोडीन की रिएक्शन कराई,
अब आपको कोई और ल्यूइस एसिड लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आयोडीन में खुद में I+ मौजूद होते हैं। तो ये साथ में HI बनता है, ये रिएक्शन वापस लौट जाती है। तो इस HI को ऑक्सीडाइज करने के लिए एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लेते हैं, जैसे HNO3 ले लेते या HiO4 ले लेते। तो इससे HI दोबारा आयोडीन में कन्वर्ट हो जाता है, रिएक्शन वापस नहीं लौटती। तो दोस्तों हमने अभी सीखा फ्लोरीन डायरेक्टली नहीं लगा सकते, याद रखिए। हमने अभी सीखा, थोड़ी देर में हमने सीखा कि अगर हमें बेंजीन पर क्लोरीन लगानी है तो एक ही तरीका है, Cl2 FeCl3, तो आपकी क्लोरोबेंजीन। अगर बेंजीन पे हमें ब्रोमीन लगानी है तो एक ही तरीका है, Br2Fe, यहाँ पे आप AlCl3 भी ले सकते हैं, और Br2FeBr3। अगर हमें आयोडीन लगानी है तो आयोडीन के साथ में अभी बताया था क्यों लेते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जैसे HNO3 या HiO4 ले लेते हैं, तो आयोडोबेंजीन लगा, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। फ्लोरोबेंजीन हम डायरेक्टली नहीं बना सकते। अब अगर बेंजीन पे पहले से कोई ग्रुप मौजूद है, कोई चीज यहां पहले से मौजूद है, और अब हम क्लोरीनेशन कराते हैं, फॉर एग्जाम्पल बेंजीन पर पहले से CH3 मौजूद है और हम क्लोरीनेशन कराते हैं, या बेंजीन पे पहले से NO2 मौजूद है और हम क्लोरीनेशन कराते हैं। बहुत आसान होता है दोस्तों, बहुत आसान, बिल्कुल आसान। कुछ होते हैं ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, बहुत आसान। आने वाला ग्रुप कहां आएगा, ऑर्थो पे और पैरा पे। ये कौन कौन से होते हैं, NH2 अमीन जो होता है, NHR, NR2, बहुत थोड़े से लिखूंगा मैं भी आज, और ये आपको याद होना चाहिए। एंड हेलोजन, हेलोजन भी ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, और कुछ मेटा डायरेक्टिंग होते हैं, थोड़े से हैं ये, आपको ये याद होने चाहिए। फिर बताएंगे क्यों ऑर्थो एंड, ये 11 था, क्यों ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है, 11 था, लेकिन NO2, CN, CH3, CO का कोई भी डेरिवेटिव हो, दैट इज SO3H भी ले सकते हैं हम यहाँ पे, CO का कोई भी डेरिवेटिव, कौन कौन से, एसिड हैलाइड हो, अमाइड हो, एस्टर, COOR का एस्टर, एस्टर में थोड़ा झगड़ा पड़ता है, अगर एस्टर OCOR का एस्टर है तो वो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होता है। अगर एस्टर C से जुड़ा हो तो धीरे धीरे सिखाएंगे आपको, COR का होता है, आजकल फैशन में ही। ऐसी एल्डिहाइड, CO से जुड़ा जो भी ग्रुप हो, ऐसी कीटोन, ऐसी एसिड, जितने भी CO से जुड़े होते हैं वो सब मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। NO2, CN, CH3, CO से जुड़े हुए SO सब मेटा डायरेक्टिंग। अब जरा देखिए यहाँ पे, यहाँ कौन लगा हुआ है, R लगा हुआ है। R कैसा है, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। याद रखिए, हम इससे नहीं पूछेंगे क्लोरीन से कि आप कहाँ लगना चाहते हो, ये डिसाइड करेगा कि ये कहाँ आएगा। तो Cl इसके ऑर्थो पे और पैरा पे आएगा। ये तो ऑर्थो पे लगा दिया हमने, और ये साहब हमने लगा दिया इसके पैरा पे। नॉर्मली पैरा वाला मेजर प्रोडक्ट होता है। अब ये जो NO2 है ये कैसा है साहब, ये मेटा डायरेक्टिंग है, यहाँ पे नंबर 1 पे ही आता है ये, तो इसमें Cl मेटा पोजीशन। कितना आसान, देखिए ध्यान से, ये क्वेश्चन खूब आपको आपके स्कूल में मिलेगा, ये वाला क्वेश्चन कि साहब बेंजीन ली हमने और इसका क्लोरीनेशन करा दिया, और अब इसका नाइट्रेशन कराया। क्षमा चाहता हूं दोस्तों, मुझे नाइट्रेशन इस्तेमाल करना पड़ रहा है, हालांकि अभी हमने सिखाया नहीं है आपको, 11th में आपने सीखा।
और बेंजीन ली, हमने इसका नाइट्रेशन किया पहले। नाइट्रेशन का मतलब होता है NO2 ग्रुप लगाना। और अब क्लोरीनेशन किया, क्या फर्क पड़ेगा? देखिए बहुत आसान, ये आपको सिखा के जाएगा। बेंजीन पे जब आपने क्लोरीनेशन कर दिया, Cl2FeCl3, Cl आ गया। और अब आपने कंसंट्रेटेड HNO3 और कंसंट्रेटेड H2SO4 जब डाला तो NO2 आएगा। लेकिन ये क्लोरीन कैसा है? आप जानते हैं हेलोजन ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, तो इसलिए जो NO2 आएगा वो मेनली पैरा पे, साथ में ऑर्थो भी बना सकते हैं आप चाहें तो, वैसे मेनली पैरा प्रोडक्ट बनाते हैं, ऑर्थो एंड पैरा पे अलग अलग। और अगर मैं क्लोरीन इस पे पहले नाइट्रेशन कर दूं, कंसंट्रेटेड HNO3 कंसंट्रेटेड H2SO4 डाल, तो पहले NO2 आ गया और अब क्लोरीन लगा रहे हैं Cl2FeCl3 के साथ में, तो NO2 कैसा है? मेटा डाइड। अब Cl कहां पे आएगा? नो डाउट इसके मेटा पे आएगा। कितना आसान, बिल्कुल लड्डू। बस एक ही चीज पढ़ी हमने, बेंजीन के H में से किसी H को हेलोजन में कन्वर्ट करना हो डायरेक्टली, तो उसमें क्लोरीन लगाना है तो Cl2FeCl3, क्लोरीन लग जाएगी किसी भी H की जगह Cl। ब्रोमीन लगाना है तो Br2FeBr3, या आयरन भी ले सकते हैं Br2Fe, तो ब्रोमीन लग जाएगी। आयोडीन लगाना है तो आयोडीन के साथ में कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट HNO3 या फिर HiO4, आयोडीन लग जाएगी। कितना आसान। और अगर पहले से कोई ग्रुप लगा हो तो इस ग्रुप की दो टाइप होती हैं, ऑर्थोपैरा और मेटा। ऑर्थोपैरा NH2 NHR NR2 OH OR R हेलोजन, ये ऑर्थोपैरा है। मेटा NO2 CN SO3H CX3 और CO का कोई भी डेरिवेटिव आ जाए वो सब मेटा डायरेक्ट। इतनी सी बात पढ़ी हमने, कोई खास बात नहीं पढ़ी। ये आपको दिमाग में जो हमने कल तक पढ़ा हुआ उसमें एक नई चीज ऐड करती है हमारे पास। एक और तरीका होता है कि हम इसमें क्या करते हैं, ग्रुप और ऐड करें। एक कमाल का कंपाउंड होता है, उस कंपाउंड का नाम होता है बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। क्लोराइड भी ले सकते हैं, साथ में कुछ और भी ले सकते हैं। बेंजीन डाइएजो, डाइएजो मतलब N2 प्लस को N2, EM लगा दिया मतलब पॉजिटिव। सॉल्ट है तो साथ में क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड कुछ भी चलता है, नॉर्मली क्लोराइड चलता है। बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट कैसे बनाते हैं ये? अगर मैं एनिलीन ले लूं, बेंजीन के ऊपर NH2 जुड़ा होता है तो इसे एनिलीन कहते हैं। एनिलीन पर अगर मैं NaNO2 और साथ में अगर क्लोराइड लगाना है तो HCl ले लें लो टेम्परेचर में। डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, कभी अमीन पढ़ाएंगे तब उसके साथ में इस रिएक्शन पे शॉर्ट नोट लिख पाएंगे। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज डाइएजोटाइजेशन। ये जो डाइजोनियम क्लोराइड होता है, इससे आप बहुत सारी चीजें बना सकते हैं। अगले क्लास में आपको डाइजोनियम पे ही काम कराएंगे। ये बेंजीन डाइजोनियम, इसको अगर आप क्यूप्रस हैलाइड से रिएक्ट करा दें, क्यूप्रस क्लोराइड से, तो क्लोरोबेंजीन बन जाए। अगर इसको आप क्यूप्रस ब्रोमाइड से रिएक्शन करा दें तो ब्रोमोबेंजीन बन जाएगी। और इस रिएक्शन को कलेक्टिवली सेंडमेयर रिएक्शन कहा जाता है। दोस्तों तैयार रहना चाहिए हमें इस बात के लिए कि आने वाले जैसे ही आपका यूटी होगा, कोई हाईपीएलई होगा, कहीं भी हो, कंपटीशन में तो बहुत पूछी जाती है, वो दिखाएंगे क्या है। तो वहां आपको राइट ए नोट ऑन सेंडमेयर रिएक्शन। ध्यान रखें क्यूप्रस क्लोराइड, क्यूप्रस ब्रोमाइड।
और अगर मैं कॉपर के साथ में HCl ले लूं या कॉपर के साथ में HBr ले लूं तो भी क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। और अब इस रिएक्शन को गेटरमैन रिएक्शन कहते हैं। अब देखिए आपसे वो क्या कहेगा, आपसे कहेगा अगले टर्न पे हम पूरा डाइजोनियम पढ़ेंगे, डाइजोनियम पे पूरा एक चार्ट सिखाएंगे आपको कैसे बनाते हैं। अब आपसे कहेगा वो आपसे कि कन्वर्ट बेंजीन इंटू मेटा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, बेंजीन इंटू मेटा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। अभी सिखाया था थोड़ी देर पहले आपको। आपसे कहेगा वो कन्वर्ट एनिलीन इंटू क्लोरोबेंजीन, एनिलीन इंटू ब्रोमोबेंजीन, एनिलीन इंटू आइडोबेंजीन। पूरा डाइजोनियम पढ़ाएंगे आपको अगले टर्न पे। तो एनिलीन इंटू क्लोरोबेंजीन अगर आपको बनाना है तो आपने देखा दो रिएक्शंस को हमें क्लब करना पड़ेगा। एक पहले एनिलीन से डाइजोनियम बनाए, अभी बनाया था NaNO2 प्लस HCl। लो टेम्परेचर लेना पड़ता है 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर लिखना जरूरी होता है क्योंकि ये रिएक्शन टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। और अब आप इस पे सेंडमेयर रिएक्शन लगा दीजिए। क्या लगाएंगे? Cu2Cl2 क्लोरोबेंजीन, बेंजीन इंटू ब्रोमोबेंजीन, डाइजोनियम बनाइए, Cu2Br2 लगा दीजिए। ये बन गया बेंजीन इंटू ब्रोमोबेंजीन। बेंजीन इंटू आयोडोबेंजीन पीछे हमने बना रहे थे, तो आयोडीन लगाना है अगर आपको तो केवल Ki लगा दीजिए या NaI लगा दीजिए। जो बाकी चीजें हैं नाइट्रोजन निकल के बाद उनकी तरफ ज्यादा मत देखिए, इन सबसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। छोटी छोटी बातें, ये सेंडमेयर याद हो गई, गेटरमैन याद हो गई, और सबसे इंपॉर्टेंट है आपको दिमाग में आया कि हम कन्वर्जन पे कैसे काम कर पा रहे हैं। एनिलीन इंटू आइडोबेंजीन हमारे पास में, तो कैसे हम बेंजीन पे कुछ को टच कर पाए आज की क्लास में। दो मेजर बात थी आज की क्लास से, दो चीज़ें हमने सीखी। एक जो सबसे बड़ी चीज़ देखी कि ऑप्टिकल एक्टिविटी को टच किया आपने आज, और दूसरा बेंजीन रिंग पे कैसे सब्स्टिट्यूशन कराते हैं। दो बातें, और ऑप्टिकल एक्टिविटी को टच करके आपको बताया ऑप्टिकल आइसोमेरिन का मतलब क्या होता है और कैसे हम कायरल कार्बन के बेस पे ऑप्टिकल आइसोमेरिन देखते हैं। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। सबसे इंपॉर्टेंट है अपने मन से, अपने आप से कहिए मैं ऑर्गेनिक जानता हूँ, यस मैं जानता हूँ। तीसरी क्लास है, तीसरा वो है, 3 को करिए, आप यकीन मानिए आप किसी किताब को खोल के बैठेंगे ऑर्गेनिक धीरे धीरे पकड़ में आनी शुरू हो जाएगी। लव यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।